Hello students, welcome once again to the series of our video classes for the subject of science for class 10th CBSE board students. So students, we are back today with our next lecture, that is lecture number 3rd from the unit 3rd, that is chapter 10 of NCERT, light, reflection and diffraction. Okay, आज हम थर्ड लेक्चर में क्या करने वाले हैं? तो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर और स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका सरफेस कर्व्ड है तो उससे जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और वो रूल्स क्या हैं वो आज हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। सो बेटा स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल कॉन्केव मिरर एंड स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट्स, अब से अगर हम सिर्फ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बोलेंगे तो इट मींस कि वी आर स्टडीइंग स्फेरिकल मिरर्स में कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इन दिस चैप्टर इज rules for the formation of image using concave or convex mirror। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब स्फेरिकल वाला, ठीक है, स्फेरिकल कॉन्केव एंड स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। सो बेटा जो रूल्स हैं वो डायग्रामेटिक रूल्स हैं, सब डायग्राम्स के साथ एक एक स्टेटमेंट आपको याद करना है, इजी है, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाएंगे और स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, ओके। तो देखते हैं, एक बार हम कर लेते हैं पहले कॉन्केव के रूल्स। देयर आर 4 रूल्स फॉर कॉन्केव एंड 4 रूल्स फॉर कॉन्वेक्स एंड ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, सिमिलर है लगभग दोनों के लिए, ठीक है। तो इधर हम कर लेते हैं कॉन्केव के लिए कॉन्केव और इधर हम करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। नाउ द रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल। डायग्राम बनाते हैं इस रूल के लिए। फिर डायग्राम में क्या बनाना होगा आपको? डायग्राम में कॉन्केव के लिए पहले कॉन्केव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे, उसके पीछे वाले सरफेस को पॉलिश करना है। ये कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है, जिसमें बंजी सरफेस पॉलिश होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब आप इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। बेटा ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना डायग्राम को बनाने के लिए जो आपको फॉलो करने हैं, ये आज बता रहा हूं, हर क्लास में तो बताऊंगा नहीं। सो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुने और पहले डायग्राम को मेरे साथ बना लें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब हम पोल बनाएंगे, पोल मार्क करेंगे इसका और फिर आप मार्क करेंगे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ द लाइन जॉइनिंग P एंड C इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ओके, दिस इज पॉइंट। ऐसा ही डायग्राम कॉन्वेक्स के लिए बना लेते हैं फर्स्ट रूल में। फॉर कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, okay, and the line joining P and C is, now after drawing the principal axis draw करने के बाद आपको फोकस भी मार्क करना होगा। बेटा फोकस कहां होता है? फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस, जो उसका पूरा नाम है। बेटा प्रिंसिपल फोकस होता है P और C के मिड पॉइंट पर, P और C के मिड पॉइंट पर होता है प्रिंसिपल फोकस। यस स्टूडेंट्स, दिस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू इन दिस क्लास कि फोकस कहां होता है? फोकस होता है P और C के मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर भी फोकस कहां पर होगा? P एंड C के मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है। इट मींस
बेटा अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, आप इधर देखें पहले, P से C तक क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है ना, दिस इज R। और P से F तक क्या होता है, फोकल लेंथ स्मॉल f। सो अगर f इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड C, तो इट मींस ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ। दिस फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, always remember this, okay। and similarly for here, this P to C, ये यहां से P से P to C is what, radius of curvature कैपिटल R। what is from P to F, P to F को बेटा हम बोलते हैं focal length। so if F is the midpoint of P and C, then small f, that is the focal length, is half of radius of curvature। so दोनों ही मिरर्स के लिए, whether it be concave और whether it be a convex mirror, दोनों ही मिरर्स के लिए focal length radius of curvature का हाफ होता है। means focus point P और C का मिड पॉइंट होता है। बट दिस इज ट्रू ओनली अंडर अ कंडीशन। क्या कंडीशन है वो, द कंडीशन इज दिस कि जो आप मिरर्स ले रहे हैं, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर्स का एपर्चर स्मॉल होना चाहिए। द मिरर्स आर ऑफ स्मॉल एपर्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपर्चर? एपर्चर अगेन अ न्यू टर्म फॉर यू। एपर्चर इज अगेन अ न्यू टर्म फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपर्चर? बेटा एपर्चर का मतलब होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने आपको कल दिखाया था एग्जांपल में। बेटा इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है ना, इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर जिसको हमने इधर से पॉलिश कर दिया है, ये लाइन डिनोट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये पॉइंट है पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेटा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा है ना, इसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो बाउंड्री होती है वो सर्कुलर होती है। तो आप इस सर्कल के जो सर्कुलर बाउंड्री है, इस सर्कल के डायमीटर को भी एपर्चर कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ एपर्चर। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना बड़ा एपर्चर होगा, ठीक। तो एपर्चर क्या होता है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस सरफेस शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल होना चाहिए, ओके। दिस सरफेस शुड बी, मतलब दिस एपर्चर शुड बी स्मॉल। अगर स्मॉल एपर्चर है कॉनकेव का भी, और कॉनकेव का एपर्चर किधर होगा? ये वाला। कॉनकेव का एपर्चर ये वाला जो बल्जिंग इनवर्ड होता है, दैट इज द एपर्चर। ये इसकी बाउंड्री क्या है? सर्कुलर बाउंड्री है ना ये, ठीक है। तो सर्कुलर बाउंड्री के डायमीटर को एपर्चर बोल सकते हैं मैथमेटिकली, या फिर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एपर्चर स्मॉल है, इफ एपर्चर इज स्मॉल, देन focal length is half of radius of curvature and f is at the midpoint of P and C। ये आपको याद रखना है, note it down in your registers, okay, important है, ठीक। तो हम वापस आते हैं अपने रूल्स पर, वापस रूल्स पर आते हैं। बड़ा हम फर्स्ट रूल करना है, क्या करना है हमें फर्स्ट रूल में? देखते हैं क्या है। देखो बेटा, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो बना लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे। दिस इज अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइट रे मिरर के ऊपर आ रही है? विद द हेल्प ऑफ एरो। बेटा एरो अगर आपने नहीं बनाया ना, तो आपके डायग्राम को टीचर कंसीडर नहीं करेगा, ओके। एरो मस्ट है, याद रखिएगा। विदाउट एरो डायग्राम चेक ही नहीं होता ये वाला, ठीक। सो कोई इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहां पर भी एक, बेटा यहां पर रे इधर से आएगी या इधर से आएगी? आप बताओ, मिरर किधर से काम करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, तो रे इधर से आएगी। अब रे आ गई है मिरर के ऊपर। जब मिरर के ऊपर आएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। रिफ्लेक्शन होगा तो कहां जाएगी ये रे? रूल ये कहता है फर्स्ट कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर पर, वो फोकस से जाएगी। इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। एरो बना दिया है। और यहां पर क्या कहते हैं? यहां पर कहते हैं a ray parallel to the principal axis of the convex mirror seems to be diverging
ऐसा लगेगा जैसे कि डाइवर्ज कर रही हो फोकस से। ठीक है, जब आप इसको यहां से देखेंगे तो इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एफ, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एफ, यहां से आती हुई लगेगी आपको। ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन जब आप इसको यहां से देखोगे तो इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ, मतलब डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। ओके, सो द रूल इज array parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection passes through the focus of the mirror, and array parallel to the principal axis of the convex mirror after reflection seems to be diverging from the focus of the convex mirror. Okay, first rule के स्टेटमेंट हो गए। नाउ सेकंड रूल, अब हम बनाएंगे अपना सेकंड रूल। सेकंड रूल बेटा फिर से एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। Pole, center of curvature, line joining P and C is principal axis, and the midpoint of P and C is focus. Okay. Similarly for here, a convex mirror, सेंटर हो गया इसका पोल, और यहां पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन जॉइनिंग पी एंड सी इस प्रिंसिपल एक्सिस, और पी और सी का मिड पॉइंट हो जाएगा फोकस। ओके, नाउ व्हाट इज द रूल? द रूल इज रिवर्स ऑफ द फर्स्ट रूल का रिवर्स सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल ने कहा जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस से जाती है। सेकंड रूल में हम बोलेंगे जो रे फोकस से आएगी, जो रे फोकस से आएगी वो मिरर को टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड हियर आप क्या कहेंगे बेटा, जो रे फोकस की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा हमने इसलिए बोला, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों बोला ऐसा। नाउ लुक एट दिस इंसिडेंट रे, ये रे मिरर तक आएगी ना बस, या मिरर को तोड़कर आगे निकल जाएगी? ऐसा तो नहीं होता ना, कोई लाइट आपने मिरर पे इंसिडेंट कराई है, वो मिरर से टकराकर वापस आती है। सो दिस रे इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस, फोकस तक नहीं पहुंचेगी लेकिन फोकस के डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो वो लाइट रे जो फोकस के डायरेक्शन में जा रही है कॉन्वेक्स मिरर से टकराकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका रिवर्स और ये इसका रिवर्स। ठीक, चेक कर लो। नाउ व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? द स्टेटमेंट इज array passing through the focus of the concave mirror after reflection becomes parallel to principal axis, और यहां पर array moving towards the focus of a convex mirror after reflection becomes parallel to the principal axis. Done? दो रूल्स हो गए। नाउ द रूल नंबर थर्ड। बेटा आप लोग कॉपी करने में कभी दिक्कत फील ना करें। अगर आपको बीच बीच में भी कॉपी करना चाहते हैं ना तो आपके पास तो ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने नोट्स हाथों हाथ बनाएं। ठीक है, क्योंकि हमारे नोट्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। रूल नंबर थर्ड बात कर रहे हैं। रूल नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड रूल, फिर से एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। इसका सेंटर पोल यहां नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। पी एंड सी का मिड पॉइंट होएगा फोकस। ओके, एक डायग्राम यहां भी हो जाए कॉन्वेक्स के लिए। इसका सेंटर पोल यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन जॉइनिंग पी एंड सी इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों का मिड पॉइंट पी एंड सी का मिड पॉइंट हो जाएगा फोकस। बेटा मिड पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही लगाएं आप लोग,
स्केल की हेल्प से चेक कर लो मिड पॉइंट कहां आएगा, अदरवाइज डायग्राम्स में गलती होगी आगे। ठीक है ना? तो ये डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाने होते हैं हम लोगों को। अगर इन डायग्राम्स को हम विदाउट द हेल्प ऑफ द स्केल बनाएंगे तो हमेशा गड़बड़ होगी। यू हैव टू यूज स्केल्स, यू हैव टू यूज स्केल्स। ठीक है? नाउ व्हाट इज द रूल? रूल है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रही है, बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रही है कोई रे, ये दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, अपने रास्ते से वापस चली जाएगी। ये रे अपने रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है? क्यों जाएगी? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो यू विल आंसर दिस क्वेश्चन के क्यों जाएगी, और आपको नहीं समझ आ रहा क्यों जाएगी तो थोड़ा वेट कर लें, रूल नंबर 4 के बाद हम आपको बताएंगे क्यों जाएगी। ठीक है? यही रूल यहां पर कैसे बनाएंगे? द रे विच इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जो रे जा रही है, ये रे जा रही है। ठीक है ना? दिस रे इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? ये रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। दोबारा बना लेते हैं इसको। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, ये भी अपने रास्ते से वापस आ जाएगी टकराकर। इट विल आल्सो रिट्रेस इट्स ओन पाथ। ठीक है? सो 3 रूल हो गए। नाउ द फोर्थ रूल इसके नीचे ही बना देता हूं। चेक डायग्राम बनाने में दिक्कत, देखिए बेटा मुझे बेंड होना पड़ रहा है इस डायग्राम को इतना नीचे बनाने में। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस एज वी ऑल नो। यहां पर भी इस डायग्राम को देख लेते हैं। फोर्थ वन, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस एंड दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। नाउ व्हाट इज द रूल? फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे आपके पास ऐसी है जो पोल के ऊपर इंसिडेंट है, कहां पर इंसिडेंट है? पोल के ऊपर, यहां पर इंसिडेंट है, लाइक दिस। पोल पर इंसिडेंट है ना, यहां पर भी बना लो, पोल पर इंसिडेंट है। सो इसका जो भी एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से था उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। These two angles are same। ऐसे ही यहां पर जो भी एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। These two angles will be same। Now what is the reason for this rule? इस रूल का ये रीजन क्यों होगा? ये भी बेटा आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से किया हुआ है। ठीक है? और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आप बेटा रूल्स तो कॉपी कर लिए, नहीं करें तो पहले कॉपी कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसे क्यों हो रहा है। देखते हैं बेटा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉनकेव मिरर बना लो या कॉन्वेक्स मिरर बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है पोल पे? नॉर्मल होता है ना। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल एट द पोल। ठीक है? और अगर ये नॉर्मल है और इसी पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट है, और अगर इसी पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट है लाइक दिस, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इतने ही एंगल को बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये लाइट निकल जाएगी यहां से। ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन चुका है? ये प्रिंसिपल एक्सिस
बन चुका है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है यहां पर? पोल, पोल पे आई है ना। एंड दिस डायग्राम इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर। अगर आपको याद हो प्लेन मिरर का डायग्राम, ये लाइट आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट चली गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I इज इक्वल्स टू R, यहां पर भी I इज इक्वल्स टू R। यहां पर ये नॉर्मल है, यहां पर खुद प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। गेटिंग इट? आना चाहिए, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया, आई विल रिक्वेस्ट एक बार वीडियो रिवाइंड करें इतनी देर के लिए और फिर से देखें, यू विल गेट इट, ठीक। सो बेटा उस डायग्राम को यहां देखें आप। This is angle of incidence and this is angle of reflection. I is equals to R and principal axis is nothing but normal at the point of incidence in this case, इस केस में, ठीक है। वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। This is angle I, angle of incidence, this is angle R, I is equals to R and what is the principal axis behave? How is principal axis behaving like? It is behaving like normal at the point of incidence, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि principal axis पोल पे नॉर्मल होता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? बेटा आपको मैंने एक चीज बताई थी पहले कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, पहले इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को जीरो करके देखते हैं प्लेन मिरर पे क्या होगा। देखो बेटा, प्लेन मिरर पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, दिस इज प्लेन मिरर, कैसे जीरो होगा? सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट यहां आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मल बना लेते हैं यहां पर, पहले ही नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आप मेरे को बताएंगे कि इस एंगल का आई जीरो है क्या? नो। इस रे का आई नो, लेकिन पहले से कम हो गया। सो आई इज इक्वल टू जीरो कौन सी रे के लिए होगा? आई इज इक्वल टू जीरो उस रे के लिए होगा जो खुद नॉर्मल के ऊपर आई है, लाइक दिस। जो खुद नॉर्मल से आई है उसके लिए आई इज इक्वल टू जीरो होगा, और जो रे नॉर्मल के ऊपर आती है वो टकराकर वापस ही जाती है, वो टकराकर वापस जाती है, ठीक। इट इज सिमिलर टू द बाउंस ऑफ अ बॉल along the same path when it falls vertically downward। जैसे बॉल को आप वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ेंगे तो वो टकरा के उसी लाइन के ऊपर आएगी ना, ठीक है। आई कैन शो इट, ये अपने ही पाथ पर ऊपर आते हैं, ठीक। इट मूव्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ आफ्टर बाउंसिंग। ऐसे अगर लाइट रे भी नॉर्मली आएगी तो वो अपने ही रास्ते से ऊपर जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सो इस बात को हमें याद रखना, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। सो यहां पर भी यही हो रहा है। देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो भी लाइन सेंटर से पास होती है वो इसके लिए कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। आपको याद होगा इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। लेट मी कंप्लीट। इसको आपने एक स्फीयर से ही तो बनाया है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। और अगर आप सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन करते हो इसके सर्कमफ्रेंस पर, तो वो क्या होती है? रेडियस होती है ना, और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर होती है। तो इट मींस ये लाइन एक नॉर्मल है, और नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे अगर आई तो इट विल मूव ऑन इट्स ऑन पाथ, इट विल मूव बैक ऑन इट्स ऑन पाथ, जिसको हम बोलते हैं इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, ठीक है। तो इस केस के लिए I is equals to 0 और R is equals to 0 है। सेम इज देयर। ये रे क्या है? सॉरी, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे इज नॉर्मल, तो नॉर्मल इंसिडेंट रेज हमेशा अपने रास्ते से टकराकर वापस चली जाती हैं। I is equals to 0 है, R is equals to 0 है। बेटा आप यहां पर भी नॉर्मल बना सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो दिस इज I, दिस इज R, और हमेशा याद रखो I is equals to R होता है। C से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे यू विल गेट नॉर्मल। ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज I, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज R, I is equals to R।
यहां पर भी C से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करोगे, इंसिडेंट रे इधर है I, रिफ्लेक्टेड रे इधर है R, अगेन I is equals to R. In the same manner here C से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करोगे, this is incident ray I and this is reflected ray R, again I is equals to R. ठीक है, आपको अपने डायग्राम्स में नॉर्मल नहीं बनाने हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो अलग से कहीं और दोबारा कॉपी करके इन डायग्राम्स को वहां नॉर्मल बनाओ। अभी ये वाले डायग्राम्स को गंदा मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको इन डायग्राम से रूल्स याद करने हैं और आप बाद में हो जाएंगे कंफ्यूज अगर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, सो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पर कि नॉर्मल आप हर जगह बना सकते हैं और हर जगह आपको क्या मिल रहा है, I is equals to R मिल रहा है हर जगह, यहां पर I is equals to R है और दोनों जीरो हैं। ठीक है, सो अगर आपको हर जगह in each and every case you are getting I is equals to R, what is I is equals to R? I is equals to R is the law of reflection. So surface curved हो या प्लेन हो, laws of reflection जो I is equals to R and the second one incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. देखो same plane में है ना, they are all in the plane of the paper. So laws of reflection दोनों जगह लगते हैं, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के लिए भी एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मतलब कर्व्ड सरफेसेस के लिए। ठीक है, सो बेटा ये हमारे फिनिश हुए रूल्स। सो स्टूडेंट्स ये हमने रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट किए। ठीक है, इन रूल्स में इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट जो अभी आज हमने इस लेक्चर में किया है, देन यू मे कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, सो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हेडिंग के साथ वापस आएंगे। आपने जो आज किया है वो नेक्स्ट हेडिंग के लिए प्रिपरेशन था, ठीक है ना, एंड द मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस इज द नेक्स्ट हेडिंग ओनली। ठीक है, सो हम नेक्स्ट हेडिंग में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग में हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज करके हम इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, एंड देयर आर सेवरल केसेस जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो होप टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा, टिल देन बाय बाय।